सर। नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति प्रतीक मिश्रा। आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 2 का 5वां पाठ चतुर्भुज का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सवाल सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 5वां प्रश्न, मैं प्रश्न पहले आपको पढ़ करके सुना दूं कि हमें करना क्या है। एट द टाइम आप अपनी बुक में भी देखते रहिए। समचतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR तथा विकर्ण QS की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा PQ की लंबाई ज्ञात करो। ये आपको प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न आपको मैं ड्राइंग के साथ यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ड्राइंग भी बुक में दी गई है। ये एक समचतुर्भुज है PQRS। जैसे ही आपको कहा गया समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। हमने समचतुर्भुज पढ़ा हुआ है। तो ये एक समचतुर्भुज PQRS है, इसका विकर्ण है PR और विकर्ण है QS। ठीक है, विकर्णों की लंबाई आपको दी गई है। PR की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और QS की लंबाई दी गई है 48 सेंटीमीटर। तो क्या कहा है, समचतुर्भुज की भुजा PQ की लंबाई ज्ञात करो, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते, कैसे हल करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना विकर्ण PR तथा विकर्ण QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना विकर्ण PR तथा विकर्ण QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या जानकारी है, जानकारी ये है कि PR का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो PR बराबर मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख लेती हूँ और QS बराबर 48 सेंटीमीटर। बट समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजक। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिखा रखा है। PR और QS ये दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का ये गुणधर्म है, समचतुर्भुज के विकर्णों का ये गुणधर्म है कि जहां पर भी वो काटते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि वो समद्विभाजित भी करते हैं और 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब PO जो होगा वो PR का आधा होगा, यानी OP या PO जो भी आप कहो 1/2 गुणे PR। ठीक है, PR का आधा OP, तो OP बराबर 1/2। PR का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें OP कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, OQ का भी मान ज्ञात करेंगे। OQ जो होगा वो QS का आधा होगा। OQ बराबर 1/2 QS। QS का मान कितना है, 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 24। तो OQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OP आपको कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर। OQ कितना मिला आपको, 24 सेंटीमीटर।
तो आपको ये पी क्यू का मान ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, पी ओ क्यू में ये ओ जो है वो 90 अंश है, यानी कि त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहाँ पे पी ओ क्यू भी लिख लेती हूँ, कोण पी ओ क्यू बराबर 90 अंश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो अब समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में, आपको पता है समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण है 90 अंश के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या है, पी क्यू, हमें वही ज्ञात करना है, यानी पी क्यू का वर्ग बराबर ओ क्यू का वर्ग धन ओ पी का वर्ग, ठीक है। पी क्यू का मान पता नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है, इसके लिए पी क्यू का वर्ग ऐसे ही रहेगा। ओ क्यू का मान हमने अभी ज्ञात किया 24 सेंटीमीटर, तो वो वहां रखेंगे 24 का वर्ग धन ओपी का मान कितना है 10, यानी 10 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576 धन 10 का वर्ग होता है 100, ठीक है। तो पी क्यू का वर्ग 576 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 676। अब 676 किसका वर्ग है, ये है 26 का वर्ग, ठीक है। यानी कि पी क्यू का वर्ग बराबर मैं 676 को लिख सकती हूँ 26 का वर्ग, ओके। तो इसलिए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 26, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो इसलिए हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, इसलिए भुजा पी क्यू की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, ओके। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न छठा, मैं इसे रब कर रही हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है आपको, आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि कोण क्यू एम आर बराबर 50 अंश तो एमपीएस की माप ज्ञात करो। एमपीएस का माप ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए पहले हमें सवाल समझने के लिए पहले हमें आकृति बनानी होगी कि प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है, किसका मान दिया गया और क्या पूछा है हमसे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पे इन्होंने आयत पी क्यू आर एस के बारे में बात किया। तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आयत है एक पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इनके विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो पहले विकर्ण बना लेते हैं। ये कहाँ काटते हैं, बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हो गया आपका
एम। ठीक है, किसका मान दिया गया है? क्यू एम आर। क्यू एम आर का मान आपको दिया गया है और ये है 50 अंश। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? एम पी एस यानी कोण, ये कोण पी, एम पी एस का मान ज्ञात करना है। अब कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ पे प्रश्न में आपको कहा है कि ये आयत है, यानी हमें आयत के सभी गुणधर्म ध्यान में रखने हैं। तो प्रश्न की शुरुआत इससे दी गई है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, तो हम वो लिख लेते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, ये इसका गुणधर्म है, तो इसलिए इस गुणधर्म का उपयोग करके हम हल करेंगे ये सवाल। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यानी कि विकर्ण कौन कौन है यहाँ पे? पी आर है और क्यू एस है, यानी पी आर सर्वांगसम हो गया क्यू एस के। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे, तो इसीलिए 1/2 पी आर बराबर 1/2 गुणे क्यू एस। हमने क्या किया? दोनों ही पक्षों में 1/2 से गुणा कर दिया। अब मैं यहाँ पे कारण लिख देती हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, 1/2 से गुणा कर दिया। अब 1/2 से गुणा करने का मतलब कि क्या, क्यों गुणा किया है हमने? क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए हमने एक कृति की है। अब हमें क्या चाहिए? पीएम चाहिए, तो पीएम प्राप्त करने के लिए मुझे 1/2 पीआर दिखाना पड़ेगा। परंतु अब हम क्या करेंगे? अब 1/2 गुणे पी आर, ये तो किसके बराबर होता है? पीएम के बराबर है, यानी ये जो आपका पीएम है इस पी आर का आधा है, और ये जो एम एस है ये क्यू एस का आधा है, और 1/2 क्यू एस जो है वो है एम एस के बराबर। कारण है इसका आयत के विकर्ण, इसका कारण लिखेंगे हम, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये सर्वांगसम भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो 1/2 पी आर, यहाँ पर मैं इसकी जगह पे पीएम रख सकती हूँ और 1/2 क्यू एस की जगह पे मैं एम एस रख सकती हूँ। यानी मैंने ये सिद्ध किया कि जो पीएम है वो एम एस के बराबर है। 1/2 पी आर की जगह पे मैं पीएम रख सकती हूँ और 1/2 क्यू एस की जगह पे मैं एम एस रख सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया कि पीएम जो है वो एम एस के बराबर है। अब देखो यहाँ आकृति में ये आपका पीएम और ये आपका एमएस। अब आप फोकस करो त्रिभुज पीएमएस पर, मैं इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करती हूँ, पीएमएस पर। ठीक है, पीएमएस में ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम मिल गई। ठीक है, तो ये पीएमएस जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय क्या है? सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। यानी भुजा पीएम सर्वांगसम है भुजा एमएस के, तो पीएम के सामने का कोण एस और एमएस के सामने का कोण पी, ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए कोण एम पी एस सर्वांगसम कोण एम एस पी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। देखो हमने सिद्ध किया कि पीएम जो है वो एमएस के बराबर है, पीएम एमएस के बराबर है। ठीक है, तो अब आप त्रिभुज पी एम और एस देखिए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि इसकी दो भुजाएं सर्वांगसम मिल गई। ये सर्वांगसम नहीं है पीएस,
समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय क्या कहता है? यदि सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है तो इनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो भुजा पीएम के सामने का कोण कौन है? एस है। और भुजा एमएस के सामने का कोण कौन है? पी। यानी कोण एस और कोण पी ये दोनों भी सर्वांगसम होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एमपीएस सर्वांगसम एमएसपी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कारण लिख देंगे इसका कि क्यों सर्वांगसम है ये। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम इनको मानेंगे कि इनका मान x है। तो माना कोण एम पी एस बराबर कोण एम एस सी बराबर x अंश मान लिया हमने इसका मान। अब क्या करेंगे, त्रिभुज PMS में ये दोनों का मान x हो गया, हमने मान लिया। और ये जो कोण PMS है इसका मान कितना होगा? 50 डिग्री, 50 अंश। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे देखो कोण RMQ सर्वांगसम, RMQ सर्वांगसम PMS के, और इसका कारण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसके लिए सर्वांगसम होगा। अब चूंकि RMQ का मान 50 है तो इसलिए PMS का मान भी 50 हो जाएगा। चूंकि कोण RMQ बराबर 50 अंश, इसलिए PMS बराबर भी 50 अंश। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज MPS में अब हम ये त्रिभुज लेने वाले हैं MPS, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। इसमें क्या करेंगे, तीनों कोणों का योगफल करेंगे। तो कोण PMS धन MPS धन MSP। देखो यहाँ पे PMS यानी ये कोण धन MSP ये वाला कोण और धन MPS यानी ये वाला कोण, यानी तीनों कोणों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मान हमने x माना है, इसका मान हमें अभी मिला 50 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 180 अंश। इसका कारण क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब जिसका जिसका मान हमें पता है उसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो किसका मान पता है, PMS हमने यहाँ पे ज्ञात किया। PMS का मान कितना है, 50 अंश। MPS और MSP इसको हमने कितना माना है, x। मैं चाहिए तो यहाँ पे इसको कथन नाम दे दूं, ये मेरा कथन 1 है और ये कथन 2 है। तो मैं यहाँ पे x प्लस x, और इसका मैं कारण लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, कथन 1 तथा 2 से, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बराबर 180 अंश, ओके। ये 50 ऐसे रहेगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। तो 50 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। 2x यही रखेंगे, 50 यहाँ आ जाएगा माइनस, 180 में से 50 गया, 130 बचा।
तो x बराबर 130/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 65। तो x का मान कितना आया 65 डिग्री। ठीक है, x का मान, ये भी x था ये भी x था, यानी कि हमें MPS का मान मिल गया। तो इसीलिए कोण MPS का माप 65 अंश है। ठीक है, आप तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर के सेशन में जब मैं आपसे पूछूंगी, आपको कोई डाउट होगा तो आप बताना मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप लोग। ठीक है, रब करती हूँ मैं फिर। अब ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7वां। प्रश्न दिया है, पहले आकृति बना दो क्योंकि पहले आकृति से शुरुआत किया गया है। संलग्न आकृति में ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न 7 क्या दिया है आपको। संलग्न आकृति में रेख AB, ये रेख AB रेख PQ के समांतर है और रेख AB PQ के सर्वांगसम भी है। रेख AC रेख PR के समांतर है और रेख AC PR के सर्वांगसम भी है। तो आपको सिद्ध करना है कि रेख BC रेख QR के समांतर है और रेख BC QR के सर्वांगसम भी है। आपको देखो बहुत सारे समांतर सर्वांगसम दिख रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। आपको इस प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म याद रखना है। समांतर चतुर्भुज का वो गुणधर्म जिसमें उसकी एक भुजा समांतर और एक भुजा सर्वांगसम होती है। भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होती है, वही वाला गुणधर्म हमें इस सवाल में लगाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज ABQP लेंगे। इसमें AB समांतर है PQ के और सर्वांगसम भी है, यानी हम AP जो है वो BQ के समांतर सिद्ध कर देंगे। फिर उसके बाद ACRP ये चतुर्भुज लेंगे। इस चतुर्भुज में AC जो है वो PR के समांतर है और सर्वांगसम है, यानी कि हम कहेंगे कि AP जो है वो PR के समांतर हो जाएगा और सर्वांगसम भी। ये नियम यूज कर करके हम सवाल हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म आपको ध्यान रखना है बस। शुरू करते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा आपको, हम चतुर्भुज
ए बी क्यू पी लेंगे, ए बी क्यू पी, चतुर्भुज ए बी क्यू पी में, ठीक है। चतुर्भुज ए बी क्यू पी में आपके पास क्या जानकारी दी गई है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है और सर्वांगसम भी है। तो रेख ए बी समांतर रेख क्यू पी तथा रेख ए बी सर्वांगसम रेख पी क्यू, ये हमें दिया गया है, ये दत्त है, ठीक है, दत्त से। तो अगर ए बी अगर पी क्यू के समांतर भी है और सर्वांगसम भी है, तो समांतर चतुर्भुज का वह गुणधर्म कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम है और समांतर है, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है। यानी कि चतुर्भुज ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम सिद्ध कर देख सकते हैं इस जानकारी के आधार पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यानी कि चतुर्भुज ए बी क्यू पी जो है वो समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो इसीलिए चतुर्भुज ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुज है, ए बी पी क्यू के समांतर पहले ही मिला है हमें, तो हम ए पी और बी क्यू को भी समांतर बता सकते हैं। तो इसीलिए रेख ए बी रेख ए पी समांतर रेख बी क्यू, ठीक है। रेख ए बी जो है वो बी क्यू, ए पी जो है वो बी क्यू के समांतर हो जाएगा, और रेख ए पी सर्वांगसम भी होगा रेख बी क्यू के। ये कथन 1, कथन 2, ठीक है। और इसका कारण देंगे, समांतर चतुर्भुज की, मैं चतुर्भुज के लिए बॉक्स बना रही हूं यहाँ पे, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम तथा समांतर होती हैं। ठीक है, यही सेम चीज हमें करना है चतुर्भुज ए सी आर पी में। ठीक है, तो अब चतुर्भुज ए सी आर पी में लेंगे। अब चतुर्भुज ए सी आर पी को भी हम एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे इसी तरह। ए सी आर पी में क्या जानकारी आपको दी गई है, रेख ए सी समांतर है पी आर के, रेख ए सी समांतर रेख पी आर तथा रेख ए सी सर्वांगसम भी है रेख पी आर के। ये आपको दिया गया है, ये दत्त है। ठीक है, ए सी आर पी, ए सी जो है वो समांतर है पी आर के और ए सी सर्वांगसम भी है पी आर के, यानी कि ए सी आर पी भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए चतुर्भुज ए सी आर पी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके लिए भी कारण यही है। ठीक है, ये पूरी परिभाषा यहाँ पर आ जाएगी। मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे,
मैं सिर्फ परिभाषा से लिख करके छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, ये पूरा वाक्य यहाँ पर आएगा। तो अब ए सी आर पी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी पी आर के समांतर हमने पहले ही बता दिया है, दिया हुआ था। तो अब हमें क्या मिलेगा, ए पी जो है वो सी आर के समांतर मिलेगा। तो इसीलिए रेख ए पी समांतर रेख सी आर, और रेख ए पी जो है वो सर्वांगसम भी होगा रेख सी आर के। ठीक है, एपी समांतर मिल जाएगा सी आर के, और एपी सर्वांगसम भी होगा सी आर के। इसे भी कथन नाम देते हैं, कथन 1 और कथन 3 और कथन 4। इसका भी कारण यही आएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर होती है। ठीक है, उसके बाद दोनों चतुर्भुज हो गए, ए बी क्यू पी और ए सी आर पी। अब आप देखो, कंपेयर करो अब चतुर्भुज बी क्यू आर सी हमें लेना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के सर्वांगसम भी हो और समांतर भी हो। तो उसके लिए हमें चतुर्भुज बी क्यू आर सी लेना है। तो चतुर्भुज बी क्यू आर सी में, ठीक है, बी क्यू आर सी में रेख बी क्यू जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, सी आर के। कहाँ से मिलेगा हमें ये रेख बी क्यू सी आर के समांतर? रेख बी क्यू समांतर रेख सी आर के। ये देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि एपी जो है वो बी क्यू के समांतर है, और एपी जो है वो सी आर के भी समांतर है। यानी ये रेख एपी बी क्यू के समांतर है और एपी सी आर के भी समांतर है। यानी बी क्यू और सी आर भी आपस में समांतर होंगे। यदि एपी समांतर बी क्यू और एपी समांतर सी आर, ये देखो यहाँ पे हमने सिद्ध किया है, कथन 1 और कथन 3। ठीक है, एपी बी क्यू के समांतर है और एपी सी आर के समांतर है, यानी फिर ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, इसलिए बी क्यू समांतर सी आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेख बी क्यू समांतर सी आर, और ये हमें कहाँ से मिला है, कथन 1 और कथन 3 से। कथन 1 और कथन 3 से। ठीक है, बी क्यू सी आर के समांतर हो गया। अब कथन 2 और कथन 4 देखो, एपी जो है वो बी क्यू के बराबर है और एपी सी आर के भी बराबर है। एपी बी क्यू के बराबर है और एपी सी आर के भी बराबर है, यानी बी क्यू और सी आर भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए रेख बी क्यू बराबर सर्वांगसम रेख सी आर, ये कहाँ से मिलेगा, कथन 2 और कथन 4 से। कथन 2 और 4 से हमें मिला। अब देखो बी क्यू आर सी में बी क्यू समांतर है सी आर के और बी क्यू सर्वांगसम भी है सी आर के, यानी हमें सिद्ध कर सकते हैं कि बी क्यू आर सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी चतुर्भुज बी क्यू आर सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण भी सेम यही आएगा। ये पूरा वाक्य यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से।
समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से। ठीक है, अब चूंकि चतुर्भुज बी क्यू आर सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के और बी सी सर्वांगसम हो जाएगा क्यू आर के। हमें यही सिद्ध करना था, तो इसलिए रेख बी सी समांतर रेख क्यू आर और रेख बी सी सर्वांगसम रेख क्यू आर, यही सिद्ध करके दिखाना था हमें। इसके लिए भी कारण वही, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सर्वांगसम तथा समांतर होती है। हो गया प्रूफ, आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, कि बीसी रेख बीसी समांतर हो क्यू आर के और बीसी सर्वांगसम हो क्यू आर के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल लेंदी भले हैं पर आसान है। थोड़ा सा आप ट्रिक ध्यान में रखोगे कैसे सिद्ध करना है तो आपको आसानी से आएगा। ठीक है, रब कर रही हूं मैं अब ये। चलो, 8वां प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं। आठवां प्रश्न है, संलग्न आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो पहले मैं आकृति बना लूं फिर आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ये एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी जो है वो समांतर दिया है डीसी के। रेख ए डी और रेख बी सी के मध्य बिंदु है पी और क्यू। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू जो है वो ए बी के समांतर है और ये पी क्यू जो है वो ए बी पी क्यू बराबर 1/2 ए बी धन डी सी, यानी ए बी और डी सी का योग करके उसका आधा करेंगे तो हमें पी क्यू का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आकृति इस तरह से आपको दी गई है, बट ये सवाल हल करने के लिए हमें इस आकृति में कुछ रचना करनी होगी। और रचना कुछ इस तरह से करनी है कि आपको इस रेख ए क्यू खींचना है और उसको इस तरह से आगे बढ़ाना है कि वो भुजा डी सी को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे।
ये ए क्यू रेख ए क्यू खींचा, उसको कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना है कि वो भुजा डीसी को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करें। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आर। तो ये हमने की रचना। अब हल करते हैं, शुरू करते हैं लिखना। हल में पहले मैं लिख दूं कि आपको दत्त क्या दिया गया है, आपके पास क्या क्या जानकारी है। आपको दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है। रेख ए बी समांतर रेख डीसी, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, और रेख ए बी, रेख ए डी तथा रेख बी सी के बिंदु पी तथा क्यू क्रमशः मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q हैं। ठीक है, आपको जानकारी दी है कि ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, और एडी और बीसी, एडी तथा बीसी के मध्य बिंदु कौन है? P और Q। सिद्ध क्या करना है आपको? साध्य करना है कि जो PQ है, रेख PQ, ये समांतर है रेख AB के। ठीक है, और PQ है 1/2 AB धन BC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो हम यहाँ रचना लिखेंगे। रचना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। हमने क्या किया है, रेख AQ को इस प्रकार आगे बढ़ाया है कि यहाँ पे लिखेंगे रेख AQ को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि वह भुजा DC को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करे। बढ़ाया कि वह भुजा DC को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, ये हो गई रचना। अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। क्या दिया है आपको? AB समांतर है DC के। ठीक है, और रेखा BC इनकी तिर्यक रेखा है, यानी कुछ इस तरह से, ये आपका AB है और ये आपका DC है, और BC इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेख AB समांतर रेख BC, ये आपको दिया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कारण लिखूंगी, ये दत्त है। दत्त में आपको यहाँ दिया गया है, तथा रेख BC इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तो देखो, इन दोनों रेख AB और DC समांतर रेखाओं को जब ये रेख BC प्रतिच्छेदित कर रही है या काट के जा रही है, तो क्या बन रहा है? एकांतर कोण। आप देख सकते हैं यहाँ पे Z बन रहा है। मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट, ब्लैक से है ऑलरेडी, रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पर
ए बी, इस तरह से ये Z बन रहा है, यानी ये कोण इसके सर्वांगसम होगा, क्योंकि हमने ए बी और डी सी समांतर दिखाया है और ये बी सी जो इसकी तिर्यक रेखा है, तो इसके द्वारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। यानी कि क्या कोण बन रहा है, ए बी सी सर्वांग सम कोण आर सी बी कहो या बी सी आर लिखो, आर सी बी एकांतर कोण है ये। ठीक है, अब इसका नाम हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी सी ना लिख करके ए बी क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत है। तो कोण ए बी सी की बजाय मैं इसे क्यू लिख रही हूँ और आर सी बी की बजाय आर सी क्यू लिख रही हूँ, आर सी क्यू। और इसका कारण ये होगा कि बी क्यू और सी जो है एक रेखीय हैं, बी डैश क्यू डैश सी, ठीक है, ये एक रेखीय बिंदु है। और इसको मैंने नाम दे दिया कथन एक, क्योंकि इसका आगे यूज आने वाला है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज आर सी क्यू, इसे हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज आर सी क्यू में, ठीक है, ए बी क्यू तथा आर सी क्यू में आप देखो हमें ये एक कोण सर्वांगसम मिल गया है, ए बी क्यू सर्वांगसम है आर सी क्यू के, और भुजा बी क्यू जो है वो क्यू सी के सर्वांगसम होगा। क्यों, क्योंकि ये रेख ए सी बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, यानी क्यू जो है वो बी सी को दो समान भाग में बांट रहा है, बी क्यू बराबर क्यू सी। तो ये कोण, ये भुजा और ये वाला कोण बी क्यू ए और सी क्यू आर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी सर्वांगसम होंगे। तो हमारे पास तीन जानकारी क्या है, कोण, पहली बात तो ये वाला कोण जो हमने अभी दिखाया एकांतर कोण ए बी क्यू सर्वांगसम आर सी क्यू, इसका कारण कथन एक से, ठीक है, कथन एक से। उसके बाद रेख बी क्यू सर्वांगसम रेख क्यू सी, इसका कारण होगा क्यू जो है वो रेख बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी सर्वांगसम कोण आर क्यू सी, इसका कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखो ये कोण, ये भुजा और ये कोण, ये मिल गया हमें। तो को भू को इस कसौटी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज आर सी क्यू, कसौटी क्या है, को भू को से। को भू को कसौटी से ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए। ठीक है, अब दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो अभी हमें क्या सर्वांगसम मिला, रेख ए बी जो है वो सर्वांगसम होगा रेख सी आर के। ये देखो ये ए बी जो है वो सी आर के सर्वांगसम मिल गया, और ए क्यू जो है वो क्यू आर के सर्वांगसम मिलेगा। और रेख ए क्यू सर्वांगसम रेख क्यू आर, ठीक है। इनका कारण क्या होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं ये,
इसका भी कारण सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ये है कथन 2 और ये कथन 3। ठीक है, अब कथन 1, 2, 3, कथन 2 और 3 का उपयोग करेंगे हम ये सिद्ध करने के लिए जो हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी और आर लेंगे। ये देखो ये बड़ा त्रिभुज ए डी और आर, तो त्रिभुज ए डी आर में अब यहाँ पे हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ए डी आर में ये जो P है वो AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो रेख बिंदु P रेख AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो Q है वो AR का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया कि AQ जो है वो QR के बराबर है। ये AQ QR के बराबर है, यानी कि Q जो है वो AR का मध्य बिंदु होगा और बिंदु Q रेख AR का मध्य बिंदु है। तो अब हम यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु है तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि PQ जो है वो DR के समांतर होगा। और इसका कथन 3, ये कहाँ से मिला हमें, कथन 3 से। ठीक है, तो इस PQ समांतर रेख DR। अब इस DR को देखो मैं DC भी लिख सकती हूँ, DR को मैं DC लिख सकती हूँ क्योंकि DC और R तीनों एक रेखीय बिंदु है, इसीलिए रेख PQ समांतर रेख DC। ठीक है, रेख PQ समांतर रेख DC और इसका कारण लिख देंगे कि D और C और R तीनों एक रेखीय बिंदु है। बट आपने देखा होगा यहाँ पे दिया है AB और DC समांतर है, ये DC जो वो AB के समांतर है और अभी हमें क्या मिला कि PQ DC के समांतर है। मतलब दत्त में आपको दिया है कि AB समांतर है DC के यहाँ पर, और अभी हमने सिद्ध किया कि PQ जो है वो समांतर है DC के, तो यानी AB और PQ भी समांतर हो जाएंगे। तो इसलिए रेख PQ समांतर रेख AB। आया समझ में? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो PQ समांतर हमने AB दिखा दिया, पहला कथन हमारा सिद्ध हो गया। अब जो दूसरा कथन है उसके लिए देखो यहाँ पे, अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या है, मध्य बिंदु का प्रमेय PQ समांतर अगर DC के और PQ जो होगा वो DC का आधा भी, DR का भी आधा होगा, तो PQ जो है वो DR का आधा। ठीक है, तो PQ बराबर 1/2। इस DR को मैं क्या लिख सकती हूँ, DC प्लस CR। ठीक है, तो PQ बराबर 1/2, DC ऐसे ही रहेगा, पर देखो हमने CR कहीं किसके बराबर सिद्ध किया है और किसके बराबर सिद्ध किया है, AB के बराबर। तो ये जो CR है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो मैं CR की जगह पे क्या लिखूंगी, AB, और इसका कारण लिखूंगी कथन 2 से। ठीक है, तो सिद्ध हो गया हमें जो चाहिए था, PQ बराबर 1/2 AB धन DC। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।